हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सरन गोस्वामी। आज हम लोग गद्यांश और पद्यांश सॉल्व करना सीखने वाले हैं। कैसे हल किया जाता है, बोर्ड एग्जाम में आ जाए तो कैसे हल करोगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और आपको वीडियो जरूर पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक भी करना, शेयर भी करना अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो को लाइक जरूर करना है आपको, ठीक है। आपको टारगेट पता है 10 के लाइक और 1 के व्यूज आपको एक दिन में करना है, मात्र एक दिन में। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करें, ठीक है। तो चलो देखते हैं जो आपका गद्यांश है और हाँ पद्यांश है, इसे कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। कुछ टिप्स हैं उससे मैं बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। देखो, पहले मैं आपको एक गद्यांश सॉल्व कराता हूं, ठीक है। एक गद्यांश, पहले आपको पाठ पहचानना आना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट तो पाठ ही नहीं पढ़े होंगे तो आप नहीं पहचान पाओगे, तो आपका 2 नंबर तो पहले ही चला गया। संदर्भ आपका पहले ही चला गया। व्याख्या तो आप कुछ ना कुछ लिख सकते हो लेकिन संदर्भ चला जाएगा, तो इसलिए पाठ को पहचानना सीखो। पहले मैं इसे पढ़ता हूं और बताओ आप लोग किस लेसन से लिया गया है। पहले पहाड़ काट कर उसे खोखला कर दिया गया, फिर उसमें सुंदर भवन बना लिए गए, जहां खंभों पर उभरी मूर्तें विहंस उठी, भीतरी की समूची दीवारें और छतें रगड़ कर चिकनी कर ली गई, और तब उनकी जमीन पर चित्रों की एक दुनिया ही बसा दी गई। फिर से पढ़ते हैं और आपको बताना है कि ये किस लेसन से लिया गया, इसके लेखक कौन है बताना पड़ेगा, क्योंकि आपको पढ़ना है अगर तो आपको ये जानना होगा। अच्छे मार्क लाने हैं, 90+ लाने हैं तो ये जानना पड़ेगा, इतना आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। देखो लिखा हुआ है, पहले पहाड़ काट कर उसे खोखला कर दिया गया, फिर उसमें सुंदर भवन बना लिए गए, जहां खंभों पर उभरी मूर्तें विहंस उठी, भीतरी की समूची दीवारें और छतें रगड़ कर चिकनी कर ली गईं, और तब उनकी दीवारों पर चित्रों की दुनिया ही बसा दी गई। तो ये किस लेसन से लिया गया है, इसके लेखक कौन है, आप लोगों को पता हो तो मेरे लिए बहुत ही, आप लोगों के लिए अच्छा है। बोर्ड एग्जाम में आप बहुत अच्छा मार्क अचीव कर सकते हो, क्योंकि ये ऐसा है कि इसमें मतलब इतना अच्छा पहचानने का कोई ट्रिक नहीं। अब आपको मैं बताऊंगा ये किस लेसन से लिया गया, इसके लेखक कौन है, अर्थात इसका संदर्भ, ठीक है। देखो मैंने 2 प्रश्न लिया है, गद्यांश का संदर्भ और रेखांकित अंश की व्याख्या। ये 2 चीजें हमेशा आएंगी, चाहे जो भी गद्यांश हो, आपको ये जरूर दिया जाएगा। गद्यांश का संदर्भ लिखो और ये जो रेखा चित्र है ना, ये रेखांकित अंश है, इसकी व्याख्या करो। एडवांस एक प्रश्न दिया जाएगा, उसको मैंने नहीं लिया है, आप लोग ले भी सकते हो, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसी में से ढूंढ कर लिखना पड़ता है। ये मैंने लिया इसलिए क्योंकि ये दोनों जो है ना, हर बार चाहे जो भी गद्यांश आ जाए आपसे पूछा जाएगा, इसलिए मैंने इसे लिया है, ठीक है। तो आप लोग पहले इसका संदर्भ बताओ। तो संदर्भ में आपको क्या पता होना चाहिए, ये किस पाठ से लिया गया है, पाठ का नाम तो आपको पता होना चाहिए, वरना आप गलत हो, ठीक है। और सेकंड, लेखक का नाम, क्योंकि गद्यांश है, लेखक का नाम, ये दोनों पता होना चाहिए, तो आपको दिया जाएगा ओनली 2 मार्क, ठीक है। तो ये पता कर लेना। चलो बताते हैं संदर्भ। देखो संदर्भ आपको पता है कि प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित श्री भगवत शरण उपाध्याय द्वारा लिखित अजंता निबंध से उद्धृत है। क्या लिखना है स्टूडेंट, कि प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित श्री भगवत शरण उपाध्याय द्वारा लिखित अजंता निबंध से उद्धृत है। इतना आपको लिखना है इसके संदर्भ में। ये ऐसा संदर्भ है, अगर आप लोग इस तरह से इस लेसन का संदर्भ लिखते हो तो बहुत अच्छे मार्क मिलेंगे। 2 मार्क तो बिल्कुल पक्का हो जाएगा। और तो देखो 2 मार्क आपको मिलेगा, हो सकता है कि थोड़ा सा काट ले, लेकिन वो भी मुश्किल हो जाता है अगर ऐसा लिखोगे तो। ये एक ऐसा अट्रैक्टिव होता है ना कि आपको मिल जाएगा, लेकिन हैंड राइटिंग विशेष है, ठीक है। हैंड राइटिंग पर विशेष ध्यान दो, काट पीट ना करो, अच्छे से लिख दो, ठीक है, ज्यादा काट पीट ना करो। तो ये पहला संदर्भ है,
ठीक है। अब इसका हम लोग व्याख्या देख लेते हैं, जो रेखांकित अंश है उसकी व्याख्या। तो रेखांकित इतनी है कि भीतरी की समूची दीवारें और छतें रगड़ कर चिकनी कर ली गई, तब उनकी जमीन पर चित्रों की दुनिया ही बसा ली गई। अब इसका आपको व्याख्या करना है, पूरे का नहीं करना है, केवल इतने 2-2.5 लाइन का करना है। तो अब आप लोग लगभग 2 ही लाइन है, ठीक है। तो अब आप लोग इसका मैं व्याख्या दिखा देता हूं, आप लोग देख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक का कहना है, जो ये आपका गद्यांश दिया हुआ है इसमें लेखक क्या कहना चाहता है ये आपको बताना है, ठीक है। लेखक कौन है? श्री भगवत शरण उपाध्याय। किस निबंध से उद्गृत है? अजंता नामक निबंध से उद्गृत है, ठीक है। समझ में आया? तो बहुत ही अच्छा है, आप लोगों को नोट भी करना है, नोट पॉइंट जो मैं बता रहा हूं इसे नोट कर लो, ठीक है। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक का कहना है कि गुफा की भीतरी दीवारों और छतों को जो विधिवत रगड़ रगड़ कर चिकना बना लिया गया। जो गुफा की दीवारें हैं और छतों को विधिवत उसे रगड़ा गया। क्यों रगड़ा गया? क्योंकि उसे चिकना बनाया गया, ठीक है। मतलब उसे चिकना इसलिए बनाया गया क्योंकि आपको पता है कि मतलब कोई भी, चाहे पत्थर हो या फिर कोई भी चीज है, अगर उसे रगड़ा जाता है तो वो चिकना हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए इसे यहां कहा गया है, ठीक है। मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस भी पुटअप करूंगा, ठीक है, वो आप लोग बताना। तत्पश्चात उस चिकनी पृष्ठभूमि पर चित्रकारों के द्वारा अनेकानेक चित्र बना दिए गए। मतलब उसे रगड़ कर चिकना बना दिया गया। अब वो चिकना हो गया ना, तो उस पे बहुत सारे चित्रकार ने बहुत अच्छी अच्छी चित्रें बनाई। क्यों? क्योंकि वो और भी अट्रैक्टिव लगे, और भी आकर्षित करे, ठीक है। तो इसीलिए जो उस चिकनी पृष्ठभूमि पर चित्रकारों द्वारा अनेकों अनेक चित्र बना दिए गए, मतलब बहुत सारे चित्र बना दिए गए, ठीक है। समझ में आया? ठीक है। जिनको देखकर ऐसा लगता है मानो चित्रों की दुनिया निर्मित कर दी गई थी। अब कहने का अर्थ है कि उस चित्रों को देखा गया तो ऐसा लग रहा है कि मानो चित्रों की ये दुनिया निर्मित कर दी गई। जहां चाहे जिस चीज का ज्यादा मात्रा में होता है ना, तो वहां लगता है केवल यही दिख रहा है। जैसे अगर आप लोग कहीं भी जाओ, ठीक है, जहां जिसकी संख्या ज्यादा रहेगी, वहां जैसे हॉस्पिटल में जाओ, लगता है दुनिया भर का मरीज इसी हॉस्पिटल में आ गया, ठीक है। कहीं आप कहीं और शॉपिंग करने जाओ, लगता है दुनिया भर का आदमी यही शॉपिंग कर रहा है। इतने आदमी, इतने भीड़ कि आप वही यहां भी कहना है कि अच्छे अच्छे चित्र बनाए गए। उस जो चिकनी पृष्ठ है उस पर अच्छे अच्छे चित्र बनाए गए, तो उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि यहाँ एक चित्रों की दुनिया निर्मित कर दी गई, ठीक है। तो कुछ गद्यांश ऐसे सॉल्व करने हैं, ठीक है। समझ में आया? बहुत अच्छा है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को उस गद्यांश समझ में आ गया होगा पूरी तरह से। अब आपको मैं बताऊंगा पद्यांश कैसे सॉल्व करें, पद्यांश जो है पद्यांश को कैसे हल किया जाता है, इस चीज के बारे में अब हम लोग बातें करने वाले हैं, ठीक है। देखो स्टूडेंट, बहुत इजी है। देखो पद्यांश कैसे हल किया जाता है ये अब मैं आप लोगों को बताऊंगा, पद्यांश हल करने का तरीका। देखो आपको मैं एक पद्यांश बता रहा हूं जो आप लोगों को देखना है, ठीक है। वीडियो पसंद आए लाइक भी करना है, ठीक है, शेयर भी करना है, ठीक है। और देखो यहां मैं एक पद्यांश लिख दिया हूं, देखो लिखा हुआ है, बढ़त बढ़त संपत सलिल मन सरोज बढ़ जात, घटट घटट सु न फिर घटे और वरु समूल कहिलाए। ये आपका एक पद्यांश है। बढ़त बढ़त संपत सलिलु मन सरोज बढ़ जाए और घटट घटत सु न फिर घटे वरु समूल कहिलाए। इसमें आपको बताना है, संदर्भ लिखना है, प्रसंग लिखना है, व्याख्या लिखना है, आपको मिल जाएगा फुल मार्क, 6 मार्क। अब यहां पहले आप लोग इसका अर्थ, पद्यांश का यही सबसे बड़ी खासियत है कि इसका अर्थ पता होना चाहिए। अब भैया अर्थ ही नहीं पता है तो आप नहीं कर पाओगे, 100.1% नहीं बल्कि 200% नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि इसका अर्थ आपको जानना जरूरी है। क्यों? क्योंकि इसका अर्थ के बिना आप इसका व्याख्या नहीं कर पाओगे, और मेन भूमिका इसकी व्याख्या में होती है और संदर्भ में। और संदर्भ ये कौन से पार्ट से लिया गया है ये भी आपको पता होना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको पता होगा अच्छे से, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको नहीं भी पता है। तो अभी समय नहीं गया है, अभी भी आप तैयार कर सकते हो, अभी भी आपके
पास 2 महीने लगभग मौका है, तो आप लोग तैयार कर सकते हो। डोंट वरी, अभी से मेहनत कर दो, पक्का तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग इसका अच्छे से संदर्भ देख लेते हैं, प्रसंग देख लेते हैं, व्याख्या देख लेते हैं। ठीक है, तो सबको देखते हैं, क्या दिक्कत है, पूरा देख लेते हैं। तो देखो स्टूडेंट, इसका पहले हम लोग संदर्भ देखते हैं। तो अब ये बताओ ये किस लेसन से लिया गया है, पहले ये तो जानना जरूरी है ना। तो बताओ किस लेसन से लिया गया है, मतलब इसके कवि कौन है और इसके मतलब पाठ का नाम क्या है। ठीक है, तो आपको ये जानना जरूरी है। तो आप मैं यहां बता देता हूं इसका संदर्भ। डोंट वरी, आप लोगों को सब कुछ मैं बताऊंगा, लेकिन मेहनत करते रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, तभी आप लोगों के लिए इतना मेहनत किया जाएगा। तो वीडियो को शेयर जरूर करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। ठीक है, देखो संदर्भ क्या है कि संदर्भ में आप लोगों को लिखना है, देखो प्रस्तुत दोहा, ये क्या है, एक दोहा है। अगर आपको दोहा का एग्जाम्पल कहे तो ये लिख सकते हो। डोंट वरी, आपको दोहा का एग्जाम्पल ये लिख सकते हो। ठीक है, प्रस्तुत दोहा कविवर कौन है, कवि हैं, और थोड़ा हाँ, अब आपको ब्लैक पेन उठाना है और लिखना है विहारी। विहारी, ठीक है, क्योंकि इसके जो रचयिता है ना वो विहारी हैं, ये द्वारा रचित, विहारी द्वारा रचित, किसके द्वारा रचा गया है, विहारी द्वारा रचित। अब ये जो है ना विहारी सतसई से हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड संकलित भक्ति शीर्षक से उद्गृत है। इसके लेखक कौन है, विहारी, लेकिन ये बिहारी सतसई से लिया गया है और इसके पाठ का नाम है भक्ति। ठीक है, तो द्वारा रचित, यहां आपको लिखना है विहारी सतसई। विहारी सतसई। ठीक है, अब आपको आगे देखना है। ठीक है, अब देखो से हमारी पाठ्य पुस्तक, से हमारी पाठ्य पुस्तक, से हमारी पाठ्य पुस्तक। अब यहां हिंदी थोड़ा आप लोग अच्छे से लिख दो क्योंकि दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, हिंदी के काव्य खंड में संकलित के, ये आपका काव्य है ना, तो काव्य खंड में संकलित, देखो मैं आपके साथ लिख रहा हूं तो थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता हूं। ठीक है, मैं संकलित और आपके साथ लिखूंगा तो आई होप कि आप लोगों को ज्यादा ये सब बेटर समझ में आएगा, आप लोग लिख भी लोगे साथ में। ठीक है, संकलित भक्ति शीर्षक से उद्गृत है। किस शीर्षक से, भक्ति, सॉरी भक्ति शीर्षक से उद्गृत है। ठीक है, तो ये आपको क्या है, संदर्भ है। संदर्भ आपको ऐसे लिखना है। ठीक है, आपका इस लेसन से चाहे जो संदर्भ आ जाए ऐसे लिखना है। विहारी जो है ना, विहारी जी के हर एक चीज जो इसमें दिए हैं विहारी सतसई से लिया गया है। ठीक है, और लेखक तो रचयिता जो जानते हो विहारी जी हैं, और आपको हिंदी खंड काव्य है ये है, और भक्ति आपका पाठ है। तो सबका जो भी बिहारी का आ जाए पूरा इसे लिखना है। ठीक है, अब हम लोग प्रसंग देख लेते हैं। प्रसंग अलग अलग होता है स्टूडेंट, जैसा आपको उस जैसा इसमें है, इसमें जैसा होगा वैसा आपको लिखना होगा। ठीक है, प्रसंग देख लो। प्रस्तुत दोहे में कवि ने बताया है कि श्री कृष्ण जी के प्रेम से मन का जो मलिनता है एवं कलुषता दूर हो जाती है। ठीक है, सॉरी। अब देखो मैं आपको बताता हूं क्या प्रसंग, इसका प्रसंग कैसे लिखना है। तो प्रस्तुत दोहे में कवि ने धन के बढ़ने पर मन पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन किया है। तो यहां मैं लिख देता हूं आप लोगों के सहायता के लिए, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, प्रस्तुत दोहे में, ये दोहा है। ठीक है, दोहे में कवि, प्रस्तुत दोहे में कवि के धन के बढ़ने पर मन, जो आपका मन है ना,
मन पर पड़ने वाले, मन पर पड़ने वाले प्रभाव, किसका प्रभाव का वर्णन किया है, का वर्णन किया है। तो ये आपको लिखना है प्रसंग, संदर्भ प्रसंग। अब व्याख्या क्या है, देखो ये जो है ना लिखा हुआ है, बढ़त बढ़त संपत्ति सललु मन सरोज बढ़ जाए। अर्थात कवि का कहना है जब धन रूपी जल जो है ना, जैसे धन रूपी जल बढ़ जाने के साथ साथ मन रूपी कमल भी बढ़ जाता है। अगर आपकी बहुत ज्यादा धन हो गए तो मन भी आपका मतलब बढ़ जाएगा। जैसे आप गरीब हो तो 2 वक्त की रोटी है तो भी चल जाएगा, लेकिन अमीर हो तो आपको चाहिए फ्रूट्स चाहिए, अच्छे अच्छे प्रोटीन्स वाले भोजन चाहिए, एंड अच्छे अच्छे आपको बहुत सारी चीजें चाहिए। अगर आपका मतलब धन बढ़ जाता है तो मन रूप जो आपका मन है ना वो भी बढ़ जाता है। वही कह रहा है, बढ़त बढ़त संपत्ति सलिलु मन सरोज बढ़ जाए। जैसे जैसे आपका धन बढ़ता है वैसे वैसे आपके मन भी बढ़ जाते हैं। लेकिन जल के मतलब जैसे धन घट जाता है ना तो आपका मन नहीं घटता। लेकिन अब मैं आपको इसके हिसाब से बताता हूं। देखो कवि का कहना है कि धन रूप, अब भाई मैं लिख कर बताऊंगा, ठीक है, अभी मैं आपको ऐसे बता देता हूं, लिख लूंगा मैं फिर बताऊंगा, ठीक है। कवि का कथन है कि धन रूपी जल के बढ़ जाने के साथ साथ मन रूपी कमल भी बढ़ता चला जाता है। यहां जल और कमल की तुलना की गई है, ठीक है। मतलब जल बढ़ जाता है तो कमल भी बढ़ जाता है, जितना जल होगा उतना ही कमल ऊपर जाएगा। लेकिन किंतु धन रूपी जल के घटने के साथ साथ मन रूपी कमल नहीं घटता। लेकिन जब सूखा पड़ जाता है, जल कम हो जाता है, लेकिन कमल छोटा नहीं होता, उसकी पंखुड़ी उतनी ही रहती है। अपति समूल नष्ट हो जाता है, अपित पूरा नष्ट हो जाता है, झुक जाता है, टूट जाता है। धन बढ़ जाने पर इच्छा भी बढ़ जाती है, किंतु धन घट जाने पर इच्छा नहीं घटती है। मैं यही बताना चाहता था। तो अब आपको मैं बताऊंगा कि जो आपका ये है इसका हम लोग व्याख्या कैसे लिखें। तो व्याख्या तो वैसे मैंने बता दिया, अब आप लोगों को बताऊंगा इसे लिख कर। तो चलो मैं लिख देता हूं 2 मिनट, फिर आपको दिखाता हूं। तो स्टूडेंट मैंने लिख दिया है। देखो कवि का कथन है कि धन रूपी जल के बढ़ जाने के साथ साथ मन रूपी कमल भी बढ़ता चला जाता है, किंतु धन रूपी जल के घटने के साथ साथ मन रूपी कमल नहीं घटता, अपितु समूल नष्ट हो जाता है। धन बढ़ जाने पर इच्छा भी बढ़ जाती है, किंतु धन घट जाने पर इच्छा नहीं घटती है। तो स्टूडेंट आज का ये वीडियो आई होप कि आप लोगों को बेहद ही पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर दो, और एक नए मोटिवेशन के साथ मैं आपको फिर मिलूंगा एक अच्छे वीडियोज के साथ। आप लोग मोटिवेट करते रहिए, वीडियोज को खूब लाइक कीजिए, खूब शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, तभी आप लोगों को ऐसा वीडियो मिलेगा। तो स्टूडेंट फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय।